हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार ऑन ए सर्कुलर लेवल रोड। बच्चों, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कोई कार है जो कि किसी सर्कुलर ट्रैक पे सर्कुलर मोशन कर रही है। जैसे यहाँ पे ये सर्कुलर ट्रैक बना रखा है, ठीक है। इस सर्कुलर ट्रैक पे ये कार क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है। तो ये सर्कुलर ट्रैक पूरा का पूरा ऐसे कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक है। यहाँ पे मैंने कुछ पार्ट बना रखा है सर्कुलर ट्रैक का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस टॉपिक में हमें क्या फाइंड करना है, हमें जो है मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए इक्वेशन बनानी है। मतलब हमें ये फाइंड करना है कि ये जो सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस आर हमें गिवन है, इस आर रेडियस वाले सर्कुलर ट्रैक पे ये जो कार है कितनी मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी से चल सकती है। हमें यहाँ पे मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी का पता करना है कि कितनी मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी से इस आर रेडियस वाले सर्कुलर ट्रैक पे ये कार जो है चल सकती है। बच्चों, इस वेलोसिटी को हमें इसलिए फाइंड करना पड़ता है क्योंकि जब भी किसी सर्कुलर ट्रैक पे कार चलता है तो जैसे जैसे उस कार का वेलोसिटी बढ़ता है तो कार के अंदर एक टेंडेंसी आ जाती है। वो टेंडेंसी ये होती है कि ये कार जो है इस सर्कुलर ट्रैक के बाहर की तरफ जाने लग जाती है। मतलब ऐसे इस यहाँ से स्किड होने लग जाती है। इसका जो पीछे वाला पार्ट होता है ये बाहर की तरफ स्किड होने लग जाता है, क्योंकि इस पर जो है बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है। देखो, मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में भी आपको बताया है जब मैंने सूडो फोर्स का टॉपिक पढ़ाया था। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है या कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है बाहर की तरफ एक सूडो फोर्स लगता है। उसी सूडो फोर्स को सर्कुलर मोशन के केस में जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है। ओके, तो इस कार पे भी क्या होता है, बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता रहता है जिसकी वजह से ये कार जो है बाहर की तरफ इस ट्रैक के इस सर्कुलर ट्रैक के बाहर की तरफ जाने लग जाती है। उसके अंदर एक टेंडेंसी आ जाती है। अब देखो, अगर आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ाने से ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो इसे बाहर की तरफ धकेल रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने लग जाता है, ठीक है, इंक्रीज होने लग जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पे डेफिनेशन क्या कह रही है, व्हेन ए कार मूव्स इन ए सर्कुलर रोड, अगर किसी सर्कुलर रोड में कार मूव कर रही है, द व्हील ऑफ द कार हैव ए टेंडेंसी टू लीव द सर्कुलर रोड। देखो, जो कार का जो व्हील है ना उसके अंदर एक टेंडेंसी आ जाता है कि वो सर्कुलर रोड को जो है लीव करने लग जाता है। मतलब ये सर्कुलर ट्रैक से बाहर की तरफ जाने लग जाता है, ठीक है। अगर कार जो है यहाँ सर्कुलर ट्रैक में चल रहा है तो देन क्या होता है, बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजेस दिस टेंडेंसी ऑफ व्हील। बच्चों, ये जो व्हील के अंदर जो टेंडेंसी होता है, ये जो पीछे वाला जो व्हील होता है इसके अंदर टेंडेंसी होता है कि ये बाहर की तरफ जाने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो इसका जो टेंडेंसी है ना, इस टेंडेंसी को अपोज कौन करता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसे अपोज करता है। Force of friction opposes this tendency of wheel and this force of friction act towards the center of circular road। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि जब इसमें इस डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगता है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जब इस डायरेक्शन में, तो बच्चों ये जो टायर होते हैं ना, ये टायर ग्राउंड के कांटेक्ट में, ठीक है। तो ये जो टायर का सरफेस है और ये जो ग्राउंड का सरफेस है, ये टायर क्या हो रहे हैं, यहाँ पे स्किड हो रहे हैं। मतलब यहाँ स्किड हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में स्किड हो रहे हैं। तो अगर ये इस डायरेक्शन में स्किड होंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन क्या होगा, डेवलप होने लग जाएगा। कोई भी बॉडी अगर ग्राउंड में स्किड कर रही है तो उस बॉडी पे फ्रिक्शन लगने लग जाता है। तो इस कार के टायर इस डायरेक्शन में स्किड कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में इस पे क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन इसे बाहर की तरफ स्किड होने से रोकता रहता है, ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे बच्चों ये जो बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर बढ़ेगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता रहता है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। जब मैंने आपको फ्रिक्शन का टॉपिक पढ़ाया था तो वहां पे मैंने फ्रिक्शन का एक बिहेवियर बताया था आपको कि फ्रिक्शन के पास एक बिहेवियर होता है कि वो अपने को सेल्फ एडजस्ट करता रहता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये होता कितना है, ये जो इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है बच्चों, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये mv² होता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला mv² होता है और यही फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी होता है, जब मैंने आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ाया था। बच्चों, ये जो आपका फ्रिक्शन है ना, ये फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है टूवर्ड सेंटर होती है। ये सेंटर है, मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक का सेंटर है, तो ये जो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है ये टूवर्ड सेंटर होती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर रोड। ये जो फ्रिक्शन है किधर एक्ट कर रहा है, सर्कुलर रोड की सेंटर की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। एंड प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा बच्चों। ये जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ठीक है बच्चों,
अब देखो बच्चों, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये फ्रिक्शन क्योंकि टूवर्ड सेंटर लग रहा है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। कोई भी फोर्स, फ्रिक्शन भी तो आपका एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी फोर्स ही बोला जाता है बच्चों, फ्रिक्शन भी फोर्स ही होता है। तो कोई भी फोर्स अगर टूवर्ड सेंटर लग रहा है तो वो फोर्स क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे समझते हैं कोई, देखो जैसे मान लीजिए कार अभी रेस्ट में है, तो इस कार जब रेस्ट पे होती है तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसे हम वेट ऑफ कार बोलते हैं, एम इंटू जी। ठीक है, एम इंटू जी होता है, ये वेट ऑफ कार होता है। अब देखो ये जो फोर्स है एम इंटू जी वो इस ग्राउंड में लग रहा है, तो ये ग्राउंड भी क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है ऊपर की तरफ। इस कार पर भी नॉर्मल रिएक्शन लगता है, मतलब इस ग्राउंड ने क्या किया है, इस कार पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया, उस फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन बोला जाता है। ओके, अब देखो यही फोर्स यहाँ पे कार में भी लग रहा होगा, इस कार पे भी लग रहा होगा। तो देखो इस कार पे क्या लग रहा है, एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये इसका वेट ऑफ कार है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे लग रही होगी बच्चों, ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड लग रही होगी, ये नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ग्राउंड लगा रहा है, ये वाला ग्राउंड क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ये आर है। ऐसे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ऊपर की तरफ लग रही है बच्चों। ठीक है, अब देखो इस नॉर्मल रिएक्शन को मैं ऐसे ऊपर की तरफ तो ड्रॉ नहीं कर सकता ना, इसलिए हमने इसे ऐसे ड्रॉ कर रखा है, मतलब इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर रखा है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो डायरेक्शन है ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है, और ये वाली जो डायरेक्शन है ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, जो कार पर ये वेट ऑफ कार है और ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है। अब देखो यहाँ पे होता क्या चीज़ है बच्चों, ये जो R होता है ये mg के इक्वल होता है। ठीक है, R किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। अब देखो यहाँ पे हम इससे आगे क्या करेंगे बच्चों, देखो जैसे जैसे ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिसे हम mv² बोल रहे हैं, अगर इस कार का वेलोसिटी हम बढ़ाएंगे तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है। ये mv² की जो वैल्यू है ना वो भी इंक्रीज होने लग जाएगी। अब अगर वेलोसिटी बढ़ाने पे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर बढ़ रहा है, अगर वेलोसिटी बढ़ाने पे अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ रहा है तो देन क्या होता है कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये फ्रिक्शन भी बढ़ने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है सेल्फ एडजस्टिंग होता है, तो ये फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ता रहेगा तो ये भी बढ़ता रहेगा। लेकिन बच्चों ये जो फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन की अपनी एक लिमिट होती है। फ्रिक्शन ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन हमेशा बढ़ता ही रहेगा, फ्रिक्शन का अपना एक लिमिट होता है, उस लिमिट तक ही फ्रिक्शन बढ़ सकता है, उसके बाद फ्रिक्शन बढ़ना बंद हो जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इस mv² को क्या करता रहता है, काउंटर करता रहता है, मतलब इस कार को बाहर की तरफ स्किड होने से रोकता रहता है, इस ट्रैक से बाहर जाने से रोकता रहता है। अब अगर इस कार को इस सर्कुलर ट्रैक पे रहना है, अगर इस कार को सर्कुलर ट्रैक पे रहना है, इस सर्कुलर ट्रैक पे अगर सर्कुलर मोशन करना है, तो ये जो फ्रिक्शन है और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन देखो होता क्या है बच्चों, ये जो फ्रिक्शन होता है ये एडजस्ट करता रहता है, ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है, लेकिन इसकी अपनी एक लिमिट होती है जिसे लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो फ्रिक्शन है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद जो है फ्रिक्शन नहीं बढ़ता, बस वो जो फ्रिक्शन जो उसकी अपनी लिमिट होती है ना उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला जाता है। तो इसके बाद ये फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा, तो ये जो भी लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी ना उतना ही यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होना चाहिए, उसकी वैल्यू भी उतनी ही होनी चाहिए, देन ये कार जो है सर्कुलर ट्रैक पे चलता रहेगा। तो बच्चों ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, मतलब ये जो फ्रिक्शन है इसके लिए जो कंडीशन होती है सर्कुलर मोशन करने के लिए, ट्रैक पे सर्कुलर मोशन करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो कंडीशन ये होती है कि ये जो फ्रिक्शन होता है ये या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो, किससे, mv² से। ये mv² क्या है बच्चों, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और ये mv² बच्चों ये सेंट्रीपिटल फोर्स का भी फॉर्मूला होता है। देखो ये जो फ्रिक्शन है ना ये टूवर्ड सेंटर लग रही है, तो ये जो फ्रिक्शन है ये क्या प्रोवाइड कर रही है, ये फ्रिक्शन जो प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ना जो टूवर्ड सेंटर होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला भी mv² ही होता है, मतलब इसकी वैल्यू भी mv² के ही इक्वल होगी। लेकिन बच्चों यहाँ पे ये ग्रेटर का साइन भी आ रखा है, ग्रेटर का साइन इसलिए आ रखा है क्योंकि ये जो फ्रिक्शन होता है ना यहाँ ये बढ़ेगा तो ये फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, ये बढ़ता रहेगा तो ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो कंडीशन ये है कि ये जो मैक्सिमम, ये जो mv² है ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से अगर थोड़ा कम भी रहेगा ना तब भी ये सर्कुलर ट्रैक में मोशन करती रहेगी, मतलब बाहर की तरफ स्किड नहीं करेगी, और इक्वल भी रहेगा अगर तब भी ये सर्कुलर ट्रैक पे मोशन करती रहेगी, मतलब बाहर की तरफ स्किड नहीं होगी, ये कंडीशन है। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करना है कि कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से ये कार जो है सर्कुलर ट्रैक पे चल सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन है अगर हमें मैक्सिमम वेलोसिटी को फाइंड करना है तो फ्रिक्शन को जो है इस mv² के इक्वल हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक दूसरे को, ये जो फ्रिक्शन होता है एडजस्ट होता रहता है, जैसे ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है,
अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे बच्चों, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। फ्रिक्शन का फॉर्मूला मैंने फ्रिक्शन का टॉपिक में मैंने आपको बताया था। फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू आर होता है। आर क्या होती है, आपकी नॉर्मल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो म्यू क्या होता है, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन भी इसे बोल सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी इसे बोल सकते हो, ठीक है। इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये आर क्या है, रेडियस ऑफ ये सर्कुलर ट्रैक है। तो ये वी मैक्स हमें फाइंड करना है। तो ये म्यू एस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे एम इंटू जी है। आर इज इक्वल टू एम इंटू जी है। तो यहाँ पे आर की जगह में एम इंटू जी आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब देखो बच्चों इससे आगे क्या होगा, ये एम से एम कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू आर इंटू जी। तो ये वी मैक्स कितना आएगा आपका, ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब जो मैक्सिमम स्पीड होगी इस कार की सर्कुलर ट्रैक पे जिसका रेडियस आर है, वो होगा म्यू एस इंटू आर इंटू जी। ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। ये रेडियस है और ये जी की वैल्यू, जी की वैल्यू ग्राउंड पे कितनी होती है 9.8 होती है। तो जी की वैल्यू आपको 9.8 ही लेनी है, ठीक है। अब देखो बच्चों यही फॉर्मूला है, इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी से ये कार जो है इस सर्कुलर ट्रैक पे मोशन कर सकती है और इतनी वेलोसिटी से ये जो है बाहर की तरफ स्किड भी नहीं होगी, मतलब ये इसकी मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है। ये जो वी मैक्स है ये इसकी मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है, ठीक है। जिस सेफ वेलोसिटी पे ये सर्कुलर ट्रैक पे आराम से सर्कुलर मोशन कर पाएगा। अब देखो बच्चों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे कह रहा है ए कार ऑन ए फ्लैट सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस। बच्चों एक सर्कुलर ट्रैक है ऐसे, ठीक है। इसका जो रेडियस दे रखा है हमें 80 मीटर दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड एट विच द कार कैन सर्कल द ट्रैक विदाउट स्किडिंग। हमें ये इस यहां पे कोई कार है जो कि यहां सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है कि ये कार स्किड ना करे, बिना स्किड किए इस सर्कुलर ट्रैक पे मैक्सिमम स्पीड से चल सके। तो उस मैक्सिमम स्पीड को हमें फाइंड करना है, ठीक है। वी मैक्स हमें फाइंड करना है। इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज 0.6। बच्चों ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमें गिवन है बिटवीन द टायर एंड द रोड। ये जो टायर है एंड ये जो रोड है ना, इनके बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमें गिवन है, वो दे रखा है हमें 0.6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वी मैक्स फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, वी मैक्स का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, वी मैक्स इज इक्वल टू होता है अंडर रूट म्यू एस इंटू आर इंटू जी। ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये रेडियस है, ये जी है, ठीक है। तो वी मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू एस की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये 0.6 है। रेडियस कितना दे रखा है 80 मीटर दे रखा है। जी की वैल्यू आपकी 9.8 होती है, ठीक है। तो ये वी मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये 0 6 8 48, तो यहाँ पे ये 48.0 हो जाएगा इंटू 9.8। तो ये वी मैक्स इज इक्वल टू होगा आपका, बच्चों इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताता हूं। ये आ रहा है 470.40 और इसका जो अंडर रूट आता है, अंडर रूट आ रहा है इसका 21.7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये वी मैक्स आ गया है, ठीक है। ये वी मैक्स इतनी मैक्सिमम स्पीड से ये जो 80 मीटर का रेडियस का जो सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक पे जो है इतनी मैक्सिमम स्पीड से ये कार यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर सकती है। इससे कम स्पीड पे भी कर सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप इस स्पीड से इस कार का स्पीड अगर इससे ज़्यादा कर दोगे तो ये ट्रैक से बाहर की तरफ स्किड करने लग जाएगी, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो बच्चों यहाँ पे कार की जगह में साइकिलिस्ट लिखा है, ठीक है। तो इस ऐसा नहीं है कि ये कार के लिए ही ये इक्वेशन है, आप जहां कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो आप इस इक्वेशन को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए साइकिलिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर ऑन ए लेवल रोड टेक ए शार्प टर्न सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड। बच्चों ऐसा है कि एक ऐसे रोड था, यहाँ से अचानक से एक शार्प टर्न आ जाता है, ठीक है। ऐसे शार्प टर्न आ जाता है ऐसे, मतलब यहाँ से एक सर्कुलर ट्रैक शुरू हो रहा है, ठीक है। अब देखो एक साइकिलिस्ट है जो कि 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। उसका स्पीड दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसे सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, इसे 5/18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो ये 18 से 18 कट जाएगा, तो उसका जो स्पीड है वो कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब देखो ये जो सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ से ये सर्कुलर ट्रैक शुरू हो रहा है, ठीक है। ये सर्कुलर ट्रैक यहाँ से शुरू हो रहा है। पहले तो ये स्ट्रेट रोड थी, अभी समझाऊंगा मैंने यहाँ पे स्ट्रेट रोड क्यों बना दिया, यहाँ से सर्कुलर ट्रैक क्यों बनाया है। तो इसका जो रेडियस दे रखा है, रेडियस हमें दे रखा है ये 3 मीटर का रेडियस है इस सर्कुलर ट्रैक का, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो एक साइकिलिस्ट जो है 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा था। इधर से एक साइकिलिस्ट आ रहा था, इस तरीके से यहाँ से आ रहा है। उसकी जो स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड थी। अब देखो उसने क्या किया, उसने अचानक से जैसे यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक देखा, देखो ए साइकिलिस्ट स्पीडिंग 18 किलोमीटर पर आवर ऑन ए लेवल रोड टेक्स ए शार्प टर्न। वो क्या करता है, जैसे यहाँ पे पहुंचता है तो यहाँ पे एक शार्प टर्न लेता है, ठीक है। यहाँ से एक शार्प टर्न शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे उसे टर्न करना है साइकिल को, ठीक है। लेकिन विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड, वो अपनी स्पीड को रिड्यूस नहीं करना चाह रहा है। वो ये चाह रहा है कि जितनी स्पीड से वो आ रहा है इसी स्पीड से इस सर्कुलर ट्रैक पे वो साइकिल को चला सके, ठीक है। अब देखो यहां पे आगे पूछा है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज 0.1। तो ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है, 0.1 दिया है। विल द साइक्लिस्ट स्लिप व्हाइल टेकिंग द टर्न। हमें ये बताना है कि क्या ये साइक्लिस्ट इस सर्कुलर ट्रैक पे जैसे ही एंटर करेगा वो स्लिप होगा कि नहीं होगा, ठीक है, हमें ये बताना है। तो बच्चों देखो वो जो साइक्लिस्ट है वो इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। अब वो यहाँ एंटर भी इतनी स्पीड से एंटर कर रहा है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, ये जो सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक का जो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है उसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर वो जो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है, वो अगर मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी अगर इस वाली वेलोसिटी से कम आता है तो ये स्लिप हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस सर्कुलर, सबसे पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि इस सर्कुलर ट्रैक पे कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से साइकिल को चलाया जा सकता है। तो वी मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका, म्यू इंटू आर इंटू जी। तो वी मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, म्यू की वैल्यू 0.1 है, इंटू रेडियस कितना दे रहेगा 3 मीटर, इंटू जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8। तो ये वी मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.3 इंटू 9.8। तो ये वी मैक्स आ रहा है आपका 4 2 3 9 जो 27 29, तो यहां पे ये 2.94 आ रहा है, ठीक है। अब बच्चों इसका मैं कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट बताता हूं कितना आ रहा है। इसका जो वी मैक्स आ रहा है वो आ रहा है 1.71 मीटर पर सेकंड, इतना आ रहा है वी मैक्स, ठीक है। बच्चों देखो इस सर्कुलर ट्रैक पे आप इतनी मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी से साइकिल को चला सकते हो, लेकिन वो जो पर्सन है वो पर्सन इतनी वेलोसिटी से यहां से आ रहा था, उसने अपनी वेलोसिटी को रिड्यूस भी नहीं किया। देखो यहां पे लिखा है विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड, उसने अपनी स्पीड को रिड्यूस नहीं किया, वो इतनी वेलोसिटी से ही यहां एंटर कर गया। तो यहां पे की जो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है वो इतनी है, लेकिन उसके पास जो वेलोसिटी वो ज्यादा है, इससे ज्यादा है, तो यहां क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा, ठीक है। तो आंसर में हमें यही लिखना है कि ये जो साइकिलिस्ट है यहां पे स्लिप हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहां पे ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए स्ट्रिंग कैन विदस्टैंड ए मैक्सिमम टेंशन ऑफ 80 न्यूटन बट ए स्टोन ऑफ मास 2 kg इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग ऑफ 10 मीटर लेंथ एंड इज व्हर्ल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी। देखो बच्चों एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग से हमने किसी स्टोन को बांध रखा है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रिंग की हेल्प से इस स्टोन को जो है सर्कुलर मोशन करा रहे हैं, हम इसे गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है। ये स्टोन क्या कर रहा है, यहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है, मतलब यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है। और इस स्ट्रिंग का जो रेडियस दे रखा है हमें, इसका लेंथ कितना दे रखा है, देखो ये 10 मीटर का स्ट्रिंग है, ठीक है। रेडियस है इसका 10 मीटर। अब देखो यहाँ पे आगे लिखा है कि एंड इज वर्ल्ड इन ए हॉराइजॉन्टल सर्कल, ये आपका एक हॉराइजॉन्टल सर्कल है, ठीक है। हॉराइजॉन्टल सर्कल में क्या कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। और ए स्ट्रिंग कैन विद स्टैंड ए मैक्सिमम टेंशन ऑफ 80 न्यूटन। बच्चों देखो सबसे पहले इसका मतलब क्या है, ए स्ट्रिंग कैन विद स्टैंड ए मैक्सिमम टेंशन ऑफ 80 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग क्या है, मैक्सिमम इतना टेंशन टॉलरेट कर सकता है, 80 न्यूटन का टेंशन ये टॉलरेट कर सकता है। मैक्सिमम टेंशन जो है ये 80 न्यूटन का टॉलरेट कर सकता है। विद स्टैंड का मतलब टॉलरेट करना। अब देखो यहाँ पे ये मैक्सिमम टेंशन क्यों दे रखा है, ऐसा क्यों लिखा है, इसे समझा देता हूँ बच्चों। जब हम इसे घुमाएंगे ना तो ये जो स्टोन है इस पे बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ठीक है। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, mv²/r। अभी मैंने जस्ट पीछे बताया था, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस पर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, mv²/r। अब देखो बच्चों ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, ये स्ट्रिंग को घुमाया जा रहा है, यहाँ पे किसी ने इस धागे को पकड़ रखा है, वो गोल गोल घुमा रहा है। तो ये स्ट्रिंग क्या होगा, खींचेगा, यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा, यहाँ पे भी टेंशन क्रिएट होगा। ये टेंशन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग क्या है, सेम है, ठीक है। टेंशन क्या होती है, आपकी फोर्स ही होती है, स्ट्रिंग में लगने वाली फोर्स को टेंशन बोला जाता है। तो जब ये स्टोन घूमता है ना तो ये स्ट्रिंग क्या होता है, खींचता है, स्ट्रेच होता है। तो जब ये स्ट्रेच होगा तो यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन जो होता है इस पॉइंट के अवे होता है और इस पॉइंट के भी अवे होता है, इसका डायरेक्शन ये होता है, ठीक है, टेंशन का। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ये जो mv²/r है ये तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है।
अब देखो जब हम इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएंगे, इस स्टोन को घुमा रहे हैं, अगर हम इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने लग जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा तो यहाँ पे का टेंशन भी क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। ये स्ट्रिंग जो है ज़्यादा स्ट्रेच होने लग जाएगा, ज़्यादा स्ट्रेच होगा तो यहाँ का टेंशन बढ़ने लग जाएगा। अब देखो यहाँ का ये जो स्ट्रिंग है, ये जो मैक्सिमम टेंशन जो है 80 न्यूटन का ही टॉलरेट कर सकती है। अब अगर आप वेलोसिटी बढ़ाओगे बढ़ाओगे बढ़ाओगे, अगर यहाँ का टेंशन जो है ये 80 न्यूटन से ज़्यादा हो जाएगा तो ये स्ट्रिंग टूट जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग को टूटने नहीं देना है, हमें सिर्फ ये करना है, हमें यहाँ पे की मैक्सिमम वेलोसिटी भी पता करनी है कि इस स्ट्रिंग से अगर हम इस स्टोन को घुमा रहे हैं तो कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से इसे घुमा सकते हैं। तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो टेंशन होती है ना, ये जो टेंशन है ये इस mv² के इक्वल होती है। ये टेंशन ये टूवर्ड सेंटर है, तो ये क्या प्रोवाइड कर रही है, इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला भी क्या होता है, mv² ही होता है। तो जितना mv² की वैल्यू होगी ना, उतनी ही इस टेंशन की वैल्यू भी होगी। दोनों इक्वल एंड अपोजिट है बच्चों। तो ये जो टी मैक्स है, ये जो टेंशन है, इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होना पड़ेगा, तभी हमें यहाँ पे की मैक्सिमम वेलोसिटी का पता चलेगा। ठीक है, अब देखो ये मैक्सिमम टेंशन कितना है, 80 न्यूटन है। मास कितना दे रखा है यहाँ पे, ये 2 kg दे रखा है। ठीक है, तो ये मास 2 हो जाएगा। हमें इस वेलोसिटी को फाइंड करना है और डिवाइडेड बाय रेडियस कितना दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो ये फाइनली v² मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 × 80 डिवाइडेड बाय 2। अब इसे देखो यहाँ से इसे काटिए, 2 5 10 हो जाएगा। तो v² मैक्स कितना आ रहा है आपका 400। तो v मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √400। तो फाइनली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 20 × 20। तो ये फाइनली v मैक्स कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट, देखो ये बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में हम क्या पढ़ेंगे, देखो जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रेट रोड है और यहाँ से एक अचानक से एक सर्कुलर ट्रैक शुरू हो रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ से एक सर्कुलर ट्रैक आ रहा है। अब देखो ये जो साइक्लिस्ट है, मान लीजिए किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से साइकिल को चलाते हुए आ रहा है, ये साइकिल को चलाते हुए आ रहा है, किसी v वेलोसिटी से साइकिल को चलाते हुए आ रहा है। अब देखो जनरली होता क्या है कि जैसी इस साइक्लिस्ट को यहाँ पे ये शार्प टर्न दिखाई देगा, तो ये साइक्लिस्ट करता क्या है, इस साइकिल को क्या करता है, थीटा एंगल पे बैंड कर देता है। बच्चों यहाँ पे ये थीटा एंगल पे बैंड कर देता है। ठीक है, साइकिल को, इतना हमें पता है। ऐसा क्यों करता है, ऐसा इसलिए करता है ताकि इस सर्कुलर ट्रैक पे वो आसानी से जो है, यहाँ जो है इस सर्कुलर ट्रैक पे आसानी से साइकिल को चला सके। लेकिन बच्चों होता क्या चीज़ है, देखो जनरली जब हम साइकिल चलाते हैं तो हम जैसे ही साइकिल चला रहे हैं, अचानक से अगर कोई सर्कुलर ट्रैक आता है तो हम अपनी स्पीड को कम कर देते हैं। ठीक है, हम अपनी स्पीड को कम कर देते हैं। लेकिन जिन्हें जो साइकिल चलाने में जो एक्सपर्ट होते हैं, जो लोग, वो क्या करते हैं, अगर वो मान लीजिए किसी v वेलोसिटी से आ रहा है और वो ये चाह रहा है कि सर्कुलर ट्रैक में मैं अपनी वेलोसिटी को कम ना करूं, तो वो क्या करेगा, वो अपनी साइकिल को जो है थीटा एंगल बैंड कर देता है। ये जो थीटा एंगल है ना, इस वर्टिकल के साथ बन रहा है थीटा एंगल। ये वर्टिकल ये है, ठीक है, ऐसे अपवर्ड है बच्चों, ये वर्टिकल ऐसे है। तो वो क्या कर रहा है, ये जो है ना वर्टिकल से थीटा एंगल साइकिल को ऐसे बैंड कर दे रहा है, ऐसे इतना बैंड कर दे रहा है। साइकिल तो ऐसे आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है, ये वर्टिकली ऐसे आ रहा है, साइकिलिस्ट ऐसा है, इस तरीके से आ रहा है। तो उसने क्या किया, ये थीटा एंगल बैंड कर दिया अपने को, ऐसे थीटा एंगल बैंड कर दिया। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, ये ऊपर की तरफ ये दिख रही है, ऐसे वर्टिकली अपवर्ड है। ठीक है, ऐसे है ऊपर। तो ये थीटा एंगल अपने को बैंड कर देता है। ऐसा इसलिए करता है साइक्लिस्ट ताकि उसे अपनी वेलोसिटी को जो है डिक्रीज ना करना पड़े, यहां से इजीली वो इस सर्कुलर ट्रैक को क्रॉस कर सके। ठीक है, मतलब इस सर्कुलर ट्रैक पे साइकिल चला सके। बच्चों अगर साइक्लिस्ट के पास वेलोसिटी कम है, मतलब कम वेलोसिटी अगर उसके पास, देन उसे जो है कम थीटा एंगल पे बैंड करना पड़ेगा साइकिल को। लेकिन अगर उसके पास वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है और वो चाह रहा है कि मैं वेलोसिटी को कम भी ना करूं, देन उसे ज़्यादा थीटा एंगल पे साइकिल को क्या करना पड़ेगा, बैंड करना पड़ेगा, और देन वो इस सर्कुलर ट्रैक पे साइकिल चला पाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों एक चीज़ मैं इंटरेस्टिंग बताता हूँ। ये साइकिल का क्वेश्चन एक मैंने यहाँ पे भी कराया था, लेकिन बच्चों यहाँ पे कहीं पे भी थीटा एंगल डिस्कस नहीं हो रखा था, यहाँ पे कहीं पे भी थीटा एंगल नहीं दे रखा था। जहाँ पे थीटा एंगल नहीं दिया होगा ना, उस वाले क्वेश्चन को आपको इसी मेथड से करना है, इसी वाले फॉर्मूले से करना है। ये जो v max = μ × r × g है। देखो यहाँ पे कहीं पे भी थीटा नहीं दे रखा था, इसलिए यहाँ पे भी मैंने वो जो कार ऑन ए सर्कुलर लेवल रोड वाला जो फॉर्मूला था ना, उसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज किया है। लेकिन अगर थीटा गिवन है, देन उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट वाले टॉपिक में, इस वाले टॉपिक में हम फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन को हम नेग्लिजिबल लेते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन को हमें यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है। ऐसा क्यों बच्चों, देखो ऐसा क्यों, ये एक्चुअल में मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा बुक में लिखा है कि हमें फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करना है। बच्चों देखो जब हम कार का टॉपिक पढ़ रहे थे, कार ऑन ए सर्कुलर रोड का मैंने जब टॉपिक पढ़ाया था,
तो वहाँ पे हमने फ्रिक्शन को कंसीडर किया था, क्योंकि कार का जो बॉडी का जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कार के टायर पे जो फ्रिक्शन लगता है वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। लेकिन ये जो साइकिल है, साइकिल का जो वेट है ना वो कार के वेट के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन भी कम होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम जो है फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा, फ्रिक्शन यहाँ पे भी एक्ट कर रहा है, लेकिन इस टॉपिक की डिमांड है कि हमें यहाँ पे फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, हमें यहाँ पे इससे आगे हम ये करेंगे, हमें यहाँ पे ये बताना है कि मान लो कोई वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी से अगर ये साइकिलिस्ट आ रहा है और वो अपनी वेलोसिटी अगर डिक्रीज नहीं कर रहा है, तो उसे कितने थीटा एंगल पे इस साइकिल को बैंड करना पड़ेगा, ये हमें फाइंड करना है कि कितने थीटा एंगल पे इसे साइकिल को बैंड करना है कि बिना वेलोसिटी को डिक्रीज किए यहाँ पे ये सर्कुलर ट्रैक पे साइकिल को चला सके। ओके, अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले देखो जैसे यहाँ पे ये आपका सर्कुलर ट्रैक मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब इस साइकिलिस्ट ने क्या किया है, ये थीटा एंगल इस साइकिल को बैंड कर दिया। ये आपका हॉराइजॉन्टल सरफेस है और ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन बच्चों, ये वाली जो डायरेक्शन है ऐसे वर्टिकली अपवर्ड है, ऐसे ऊपर। तो यहाँ से उसने थीटा एंगल बैंड कर रखा है साइकिल को और इस साइकिल को चला रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इस साइकिल पे कौन कौन सी फोर्स लगेंगी, पहले उन फोर्सेस को यहाँ पे बना लेते हैं। देखो सबसे पहले जो फोर्स लगेगी ये साइकिल का सीट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन बैठा हुआ है, यहाँ पे ये पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, इस साइकिल पे। तो इसका जो वेट ऑफ बॉडी होगा वो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, उसका डायरेक्शन तो नीचे की तरफ होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये mg। अब देखो बच्चों, अगर इस सीट पर ये mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये सीट भी क्या करेगी, इधर इस वाली डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी। तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, जिसे हम आर बोलते हैं। ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, इस सीट ने क्या किया है, इस साइकिलिस्ट पर लगाया है इस डायरेक्शन में। तो ये जो डायरेक्शन होती है ना, ये जो फोर्स होता है इस सीट के परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए इस नॉर्मल रिएक्शन को इधर बनाया गया है। समझ रहे हो? देखो जब मैंने कार वाला टॉपिक आपको पढ़ाया था, तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल रिएक्शन थी इस mg के अपोजिट डायरेक्शन में थी, क्योंकि ये जो ग्राउंड है ना, इस ग्राउंड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। मतलब इस कार पर जो एक्ट करती है ना ये नॉर्मल रिएक्शन, ये 90 डिग्री के एंगल पे एक्ट करती है कार पर। तो यहाँ पे इस ये जो नॉर्मल रिएक्शन इस सीट ने पर्सन पे लगाया है, ये 90 डिग्री के एंगल पे लगेगा। तो देखो सीट तो ऐसे तिरछी हो रही है थोड़ी सी, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल इसी तरफ बनेगा। ओके, तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है। अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, और कौन कौन सी फोर्स लग रही होंगी इसमें। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसके कंपोनेंट बनाएंगे। देखो एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में बनेगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा, इस mg के अपोजिट डायरेक्शन में भी एक कंपोनेंट बनेगा। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसका जो ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये इस mg को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये थीटा ही होगा। अगर इसकी वैल्यू r है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, इसकी वैल्यू r cos थीटा होगी। ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ा रखा है। ये वाला जो वेक्टर है इस गिवन वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो जो वेक्टर इस वेक्टर के साथ थीटा एंगल बनाता है उस वेक्टर की जो वैल्यू होती है वहाँ पे हम cos थीटा लिख देते हैं, r को भी लिखते हैं cos थीटा को भी लिखते हैं। और ये वाला जो है इसकी जो वैल्यू होगी वो r sin थीटा होगी, ठीक है, इतना पता है आपको। अब देखो बच्चों ये जो r sin थीटा है ना, ये r sin थीटा की जो डायरेक्शन होती है वो टूवर्ड सेंटर होती है। ये जो सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक का जो सेंटर होगा ना, इस r sin थीटा की डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर होती है। अब देखो ये जो r sin थीटा है, ये r sin थीटा जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। r sin थीटा, क्योंकि ये टूवर्ड सेंटर इसकी डायरेक्शन है, तो r sin थीटा प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता ही होगा, mv²/r होता है। मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स के टॉपिक में आपको बताया है, ये फॉर्मूला mv²/r होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो r sin थीटा की जो वैल्यू है इस mv²/r के इक्वल है, ठीक है। ये v क्या है, इस साइक्लिस्ट की वेलोसिटी है, m क्या है, उसका मास है, ये r क्या है, इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अगर ये जो साइकिल है, इस साइकिल पे जो है एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन इस फोर्स को भी तो कोई ना कोई अपोजिट डायरेक्शन में कोई एक फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में भी कोई फोर्स लग रहा होगा जो इस फोर्स को क्या कर रहा होगा, काउंटर कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। इस फोर्स का बैलेंस होना भी जरूरी है, तभी तो वो थीटा एंगल पे साइकिल चला पाएगा। अगर सिर्फ यही है, अगर मात्र यही फोर्स अगर लगेगा इस डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो ये साइक्लिस्ट गिर जाएगा, स्लिप हो जाएगा। इसने जो थीटा एंगल पे जो साइकिल को बैंड कर रखा है ना, वो इसलिए बैंड कर रखा है क्योंकि ये जो इस डायरेक्शन में जो r sin थीटा लग रहा है, इसे कोई अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरा फोर्स भी लग रहा है जो इसे बैलेंस कर रहा है, इसीलिए थीटा एंगल पे ये बैंड हो रखा है और ये साइकिल चला पा रहा है।
अब देखो ये देखो इस डायरेक्शन में जो आर साइन थीटा है, आर साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जो टूवर्ड सेंटर होता है, टूवर्ड सेंटर के जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है। हमेशा याद रखना, कोई भी सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है, उस सर्कुलर मोशन में बाहर की तरफ, ये तो टूवर्ड सेंटर डायरेक्शन है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है। तो बच्चों ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है ना इस डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू भी इस mv² के ही बराबर होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स के ही बराबर होती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो भी mv² ही होता है। ओके, अब देखो यहां पे क्या है, देखो सबसे पहले ये जो r cos थीटा है ये तो mg के इक्वल है, तो यहां पे हम लिख देते हैं r cos थीटा जो है वो तो mg के इक्वल है। ये r cos थीटा और mg ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और ये जो r sin थीटा है ना, ये किसके इक्वल है, इस mv² के इक्वल है, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। तो ये जो r sin थीटा है ये mv² के इक्वल है, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देना है। डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां पे ये r sin थीटा इज इक्वल टू है mv²/r, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। r sin थीटा, सॉरी r cos थीटा आएगा यहाँ पे, ये r cos थीटा और इज इक्वल टू यहाँ पे ये mg आ जाएगा, ठीक है। तो ये r से r तो कट जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है। ये mv², ये r कहाँ चल जाएगा, नीचे चल जाएगा, r इंटू mg, तो m से m कट जाएगा। तो यहाँ पे ये tan थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, ये आता है आपका v²/r इंटू जी। बच्चों यही आपका फॉर्मूला है। अगर आपको वेलोसिटी दे रखी है किसी सर्कुलर ट्रैक पे, अगर कोई साइकिलिस्ट जो है उसने अपनी साइकिल को बैंड कर रखा है, वो किसी वेलोसिटी से साइकिल को अगर चला रहा है, तो आप उस थीटा एंगल का पता कर सकते हो। और अगर आपको थीटा एंगल दे रखा है और वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ये है आपका, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इस साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट, इतनी स्पीड से एक साइक्लिस्ट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, अराउंड ए सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस, उसका रेडियस भी दे रखा है, रेडियस दे रखा है आपका 5√3, और उसका जो वेलोसिटी दे रखा है वो दे रखा है 7√3 मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर में दे रखा है, ठीक है, रेडियस। पूछ रहा है यहाँ पे व्हाट इज हिज इंक्लाइनेशन विद द हॉराइजॉन्टल। बच्चों ये हॉराइजॉन्टल सरफेस है, ये हॉराइजॉन्टल सरफेस है, हमें ये बताना है कि वो जो साइक्लिस्ट है उसने इस हॉराइजॉन्टल सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है। बच्चों ये वाला जो एंगल है ये तो थीटा एंगल है, आपको पता ही है, लेकिन हमसे पता कौन सा एंगल पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो हॉराइजॉन्टल सरफेस है और ये जो साइकिल है इस हॉराइजॉन्टल सरफेस के साथ कितना इंक्लाइंड हो रही है, ठीक है। तो हमने कहा चलो अल्फा एंगल इंक्लाइंड हो रही है, तो हमें इस अल्फा एंगल को ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो हमारे पास ये है tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। तो बच्चों सबसे पहले इस थीटा को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है, ये हॉराइजॉन्टल है, तो ये तो 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर हमें ये थीटा मिल जाएगा तो हमें अल्फा भी मिल जाएगा। अल्फा कैसे मिलेगा, अल्फा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले इस थीटा को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू v, वेलोसिटी कितना दे रखा है 7√3 इंटू 7√3 डिवाइडेड बाय r कितना दे रखा है 5√3। g की वैल्यू कितनी होती है, ऑलवेज 9.8 लेनी होती है, ठीक है, ग्राउंड में 9.8 होती है g की वैल्यू। अब देखो इससे आगे होगा tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये √3 कट जाएगा, 7 7 जा 49 √3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 9.8। अब देखो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ पे ये 49 आ गया, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया हमने, ठीक है बच्चों। मैं इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताता हूं। बच्चों इसकी tan थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो √3 आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये कट जा रहे हैं, ठीक है, आपस में कट जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये √3 बच जाएगा। तो ये tan थीटा इज इक्वल टू होता है आपका, ये जो √3 होता है ये जो होता है tan 60 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। ये जो √3 की वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो फाइनली ये थीटा कितना आ गया आपका, ये 60 डिग्री आ गया। तो हमें तो ये अल्फा फाइंड करना है ये वाला, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस 60, तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कह रहा है एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट ए हॉराइजॉन्टल लूप एट ए स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर विद इट्स विंग्स बैंक्ड एट 15 डिग्री, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लूप।
बच्चों क्या है कि एक एयरक्राफ्ट है जो कि क्या कर रहा है, इस हॉराइजॉन्टल लूप में क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन उसका जो विंग्स है, विंग्स जो है बैंक्ड हो रखा है, 15 डिग्री के एंगल पे बैंक्ड हो रखा है। तो बच्चों बैंक्ड का मतलब क्या होता है, मान लो जैसे ऐसे करके सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वो जो उसका जो विंग्स है ना, वो ऐसे 15 डिग्री के एंगल पे ऐसे बैंक हो रखा है, ऐसे तिरछा हो रखा है, मतलब ऐसे करके वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो जैसे ये कैसे, देखो समझ रहे हो ना, जैसे वो सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा है, लेकिन उस वो थोड़ा सा तिरछा हो रखा है, 15 डिग्री के एंगल पे तिरछा हो रखा है। जैसे यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ना, ऐसी थीटा, वो जो है ऐसे तिरछा हो रखा है, उसने अपनी विंग्स ऐसे तिरछी कर रखी है कि किसी थीटा एंगल पे उसने बैंक्ड कर रखी है अपनी विंग्स। अब देखो यहाँ पे ये जो थीटा दे रखा है, ये तो 15 डिग्री दे रखा है हमें। अब देखो उसका जो स्पीड दे रखा है 720 किलोमीटर पर आवर दे रखा है स्पीड, ये 720 किलोमीटर पर आवर, तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 720 को हम जब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 18 4 जा 72, तो ये फाइनली ये कितना आ जाएगा आपका 200 मीटर पर सेकंड, ये आपकी स्पीड आ गई। अब थीटा भी हमारे पास है, स्पीड भी हमारे पास है, हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ द लूप, यहाँ का रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आसानी से हो जाएगा। देखो बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला v² होता है, हमें यहाँ पे रेडियस फाइंड करना है। तो देखो ये जो tan थीटा है, जो थीटा की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 15 डिग्री दे रखी है, तो ये tan 15 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे वेलोसिटी कितना दे रखा है, ये 200 दे रखा है, तो ये 200 इंटू 200, ये r हमें फाइंड करना है, g की वैल्यू 9.8 होती है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे इससे आगे क्या करेंगे, ये जो 10-15 डिग्री होता है, इसका जो वैल्यू होता है 0.268 होता है। ठीक है, 0.268 ये आपको गिवन होगा। अगर गिवन नहीं भी होगा तो आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है ना, वो टेबल आपको गिवन होगा, वहाँ से फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू लिख दिया हमने, ये 200 इंटू 200 कितना हो जाएगा आपका, ये 4 इतना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये r इंटू 9.8 हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू कितना होगा आपका 0.268 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय, एक मिनट बच्चों, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो बच्चों इसे मैं कैलकुलेटर सॉल्व करके बताता हूँ। रुकिए बच्चों, यहाँ पे ये जो r होगा, r इज इक्वल टू होगा आपका, ये इधर जाएगा, ऊपर जाएगा, 9.8 इंटू 0.268 डिवाइडेड बाय ये नीचे आएगा। ठीक है, ये 4000 नीचे आएगा। तो इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता रहा हूँ। रुको, ये बार बार मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। r इज इक्वल टू ये 4000 ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय ये नीचे आएगा। ठीक है, 0.268 इंटू 9.8। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आता है बच्चों, वो आता है r इज इक्वल टू आता है 15200 मीटर, इतना आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके।